तो स्पेशल रिलेटिविटी सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है जो लगातार स्पीड से चलती है। लेकिन जल्द ही आइंस्टाइन समझ गए थे कि सिर्फ यही काफी नहीं है। एक थ्योरी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी होनी चाहिए जो बहुत ही स्पीड में चलती है। जनरल रिलेटिविटी से पहले साइंटिस्ट मानते थे कि स्पेस ऑफ टाइम एक दूसरे से अलग है और ग्रेविटी सिर्फ एम्प्टी यानी कि खाली स्पेस पर काम करती है, क्योंकि न्यूटन ने इसी तरह यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया था। उनका लॉ ऑफ मोशन आइडिया ऑफ रिलेटिविटी के साथ साथ चलता है। हालांकि आइंस्टाइन की डिस्कवरीज से साइंस की दुनिया में काफी सारे चेंजेस आए। बहुत सारी थ्योरीज, नए कॉन्सेप्ट्स और नए आइडियाज निकले। जैसे एग्जांपल के लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। ये साइंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आया जिसने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही बदल कर रख दिया था। लेकिन ये सब ना इतना भी आसान नहीं था। आइंस्टाइन को अपनी स्टडी कंप्लीट करने में 4 साल लगे। इस दौरान उनकी लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, लेकिन आइंस्टाइन अपने काम में लगे रहे। वो अपने काम को लेकर के इतने डेडिकेट थे कि अपनी फैमिली लाइफ भी उन्होंने इग्नोर कर दी थी। इन मुश्किल 4 सालों में आइंस्टाइन और मिलेवा के बीच में काफी दूरियां आई कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। आइंस्टाइन ने प्रॉमिस किया था कि वो अपने बेटों के साथ टाइम बिताएंगे, लेकिन अपने आइडियाज और इक्वेशंस की वजह से वो टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। वो कहा करते थे कि साइंस मुझे मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से बचाता है। वैसे भी आइंस्टाइन नेचर से थोड़े शर्मीले थे, तो थ्योरीज चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अकेले ही सॉल्व करना पसंद करते थे। बर्लिन के उनके अपार्टमेंट में हमेशा पेपर्स और किताबें इधर उधर बिखरी रहती थी। आइंस्टाइन दिन रात काम में डूबे रहते। खाने और सोने की याद उन्हें तभी आती जब उन्हें भूख लगती या नींद आती। वो 36 साल के थे जब उनकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी आखिरकार कंप्लीट हुई, लेकिन तब तक उनकी मैरिज और फैमिली लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। बावजूद इसके आइंस्टाइन खुश थे। आखिर उनका सपना जो पूरा हो गया था। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को वो अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते थे। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस और टाइम दो अलग चीजें नहीं है, दोनों साथ मिलकर के स्पेस टाइम क्रिएट करते हैं। इसे हम ट्रैम्पोलाइन फैब्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसमें एक बॉलिंग बॉल रोल करेंगे तो फैब्रिक मुड़ जाएगा। अगर आप कुछ बिलियर्ड्स बॉल्स डालेंगे तो वो बॉलिंग बॉल की तरफ जाएगी जिसमें ज्यादा मास है। बॉलिंग बॉल और बिलियर्ड्स बॉल्स फैब्रिक को कवर कर लेंगे और फिर फैब्रिक का कर्व बॉल्स के मोशन और पाथ को डिसाइड करेगा। अब इमेजिन कीजिए कि ये बॉल्स इस यूनिवर्स के प्लैनेट्स है और ट्रैम्पोलाइन यूनिवर्स है। तो ये एक सबसे इजी तरीका है जनरल रिलेटिविटी को समझने का। थ्योरी ये भी कहती है कि टाइम सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम नहीं होता। टाइम रिलेटिव है और टाइम बहुत बड़ा भी है और ग्रेविटी और वेलोसिटी इसे अफेक्ट कर सकते हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इमेजिन कीजिए कि आप बीच में ड्राइव कर रहे हो। ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ के सरफेस का टाइम स्लो होता है और पुल ऑफ ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व करती है। तो जीपीएस सैटेलाइट्स इसके टाइम को स्पेस में एडजस्ट करती है ताकि आपके फोन में एक्यूरेट और टाइमली डायरेक्शन सेंड कर सके। टाइम डायलेशन के बिना जीपीएस बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। एक और एग्जांपल है ट्विन सिनेरियो। मान लीजिए कि जुड़वा बेबीज है, एक धरती में है और दूसरा एक रॉकेट में स्पीड ऑफ लाइट के पास ट्रैवल कर रहा है। अब 80 साल के बाद धरती में रहने वाला भाई बूढ़ा हो चुका होगा, जबकि स्पीड ऑफ लाइट के पास ट्रैवल करने वाले भाई की एज सिर्फ 1 दिन की होगी। आप स्पीड ऑफ लाइट के जितने क्लोज रहेंगे उतना ही टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। जनरल रिलेटिविटी ये भी एक्सप्लेन करती है कि ब्लैक होल्स वाकई में होते हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स हद से ज्यादा स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग कि लाइट भी इनसे होकर नहीं गुजर सकती। थ्योरी में से बोले तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल्स के पास चले जाए तो उसकी बॉडी किसी नूडल्स की तरह फैल जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसके सिरे से ज्यादा उसके पैरों को खींचेगी। आइंस्टाइन मरते दम तक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम करते रहे। जनरल रिलेटिविटी लार्ज स्केल में इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है, जिससे हमें प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स के बारे में पता चलता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स हमारे इस विशाल यूनिवर्स को स्मॉल लेवल पर डिस्कस करती है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। आइंस्टाइन और बाकी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हर चीज की एक थ्योरी है जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में कनेक्ट करती है। प्लैनेट्स और बाकी मैटर सब एटम से मिलकर बने हैं, इसीलिए एक ऐसा सेट ऑफ लॉ जरूर होगा जो कि इस दुनिया की हर चीज को कंट्रोल कर। तो इतनी अमेजिंग थ्योरीज और कॉन्सेप्ट बताने के बाद आगे चलते हैं 1919 में,
यानी कि 1919 की बात करते हैं। बर्लिन में रहने के दौरान आइंस्टाइन की मुलाकात एल्सा से दोबारा हुई, जो उनकी फर्स्ट कजन थी और जिससे वो बचपन में मिले थे। फिर 1919 में उन्होंने एल्सा से शादी कर ली। ये उसी साल की बात है जब उनका मिलेवा से डिवोर्स हुआ था। एल्सा की फर्स्ट मैरिज से 2 बेटियां थी, मार्गोट और लल्से। आइंस्टाइन को जब नेम और फेम मिला तो एल्सा हमेशा उनके साथ रही। वॉर के बाद सारी दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि अभी इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, अभी शायद उम्मीद की कोई किरण बाकी थी। इंसान इतना भी बेदिल और हिंसक नहीं हो सकता कि दुनिया का खात्मा हो जाए। और यहीं पर हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। टाइम्स ऑफ लंदन न्यूज़पेपर में बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन छपी थी, रेवोल्यूशन इन साइंस, न्यू थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, न्यूटोनियन आइडिया ओवरथ्रोन। प्रेस को मालूम था कि लोगों को अब एक नया इंटरनेशनल सेलिब्रिटी चाहिए। अब आइंस्टाइन कोई टिपिकल साइंटिस्ट तो थे नहीं, इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, बिखरे बाल, सनकीपन, ये सब उन्हें औरों से काफी अलग शो कराते थे। वो भी 40 के ही थे और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें खुद स्पॉटलाइट में रहना काफी पसंद था। वो हमेशा फनी बातें करते थे। वो बोलते थे कि उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है, लेकिन रियल में ना ऐसा था ही नहीं। वो चाहते तो बाकी साइंटिस्ट की तरह इंटरव्यू या पार्टी इनविटेशन से दूर भाग सकते थे, लेकिन आइंस्टाइन एल्सा और चार्ली चैपलिन के साथ रेड कारपेट मूवी प्रीमियर में जाया करते थे। उनकी रिलेटिविटी वाली थ्योरी वाकई में एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी, मगर उनके पब्लिसिटी लव ने उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। कर्ली बालों और बड़ी काली आंखों वाली उनकी इमेज एक इंटरनेशनल आइकॉन बन चुकी थी। उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखे लेटर में कहा था कि उनका ये सेलिब्रिटी स्टेटस उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा और इसकी वजह से वो अपना काम सीरियसली नहीं कर पा रहे। खैर, इसके बावजूद वो कैमरे के सामने आते रहे और लोगों को अपने फनी कोट से हंसाते रहे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में और आते हैं 1921 में। जी हाँ, 1921 यानी कि 1921 में आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये उस पेपर पर बेस्ड था जो उन्होंने 1905 में पब्लिश करवाया था। हालांकि साइंटिस्ट अभी जनरल रिलेटिविटी और उसके लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन के बारे में समझ ही रहे थे, इसीलिए इस थ्योरी के लिए उन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया। उससे बहुत पहले ही आइंस्टाइन को पता था कि एक दिन उन्हें नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा। उन्होंने मिलेवा से प्रॉमिस किया था कि वो प्राइज मनी उसे और अपने बेटे को देंगे। इसी शर्त पर मिलेवा उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हुई थी। आइंस्टाइन की बात सच साबित हुई और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1921 से 1932 के बीच में आइंस्टाइन ने कई बार अब्रॉड ट्रैवल किया, जापान, सिंगापुर, पैलेस्टाइन और स्पेन वगैरह। अपने यूएसए की फर्स्ट विजिट में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कई लेक्चर्स भी दिए। 1930 में वो दूसरी बार यूएस गए थे। उस टाइम उन्हें काल्टेक या कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो करना था। तो 1933 में जब हिटलर पावर में आया तो आइंस्टाइन समझ गए कि वो अब दोबारा जर्मनी नहीं जा पाएंगे। वो एक ज्यूइश थे, इसीलिए वो रिफ्यूजी बन गए। कुछ टाइम तक तो वो बेल्जियम और इंग्लैंड में रहे। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टीचिंग का ऑफर भी मिला था, लेकिन 1935 के बाद आइंस्टाइन ने यूएस में रहने का डिसीजन लिया। वहाँ वो न्यू जर्सी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में काम करने लगे और आइंस्टाइन और एल्सा 112 मर्सर स्ट्रीट में रहते थे और यहीं पर उनकी डेथ भी हुई। वो कभी वापस जर्मनी नहीं जा पाए। और आगे बात करें इस जर्नी की तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में आइंस्टाइन ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर भी काम किया और यहीं पर उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करके उसे गलत साबित किया। नील्स बोहर और वर्नर हेंसबर्ग जैसे फिजिसिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया बिल्ड किया था। एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत इस आइडिया से हुई थी कि अगर कोई लाइट वेव किसी पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है तो एक पार्टिकल भी वेव की तरह एक्ट कर सकता है। इसीलिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स या बाकी चीजें भी एक वेव के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। हालांकि एक स्पेसिफिक टाइम में किसी मूविंग वेव की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करना मुमकिन नहीं है और इसीलिए फिजिसिस्ट सेट्स ऑफ वेवलेंथ्स के जरिए इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन की प्रोबेबिलिटीज होती है और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सुपरपोजिशन। यही रीजन था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि गॉड डजंट प्ले डाइस, यानी ऊपर वाला पासा नहीं फेंकता है। क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिटीज और अनसर्टेनिटी को लेकर के वो सहमत नहीं थे। इस बात को लेकर के आइंस्टाइन और उनके साथी साइंटिस्ट नील्स बोहर के बीच में गर्मा गर्म बहस हो गई थी। बोहर के हिसाब से किसी इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को एक एक्सपेरिमेंटल रियलिटी से अब्सॉर्ब किया जा सकता है,
ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। आइंस्टाइन इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बिलीव करते थे जो कि अलग से होती है, चाहे ऑब्जर्व हो या ना हो। तो इन्हीं सारी बातों के साथ थोड़ा और बढ़ते हैं इस जर्नी में आगे। आइंस्टाइन आगे लॉन्ग आइलैंड में वेकेशन के लिए गए थे जब हंगरी से उनका साइंटिस्ट दोस्त उन्हें ढूंढता हुआ आया। आइंस्टाइन अपनी छोटी सी बोट में बैठे एक जोड़ी सैंडल्स लिए और एक लोकल स्टोर ओनर के साथ गाने सुन रहे थे। जब वो वापस मर्सर स्ट्रीट आए तो उनका हंगेरियन फ्रेंड फिजिसिस्ट लियो ज़िलार्ड उनके पास आया। ज़िलार्ड ने न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन स्टडी किया था। उसने आइंस्टाइन को बताया कि यूरेनियम से बहुत बड़ा बॉम्ब बनाया जा सकता है, और ज़िलार्ड को डर था कि जर्मनी को अगर यूरेनियम मिल जाए तो वो उससे बॉम्ब बनाकर सारी दुनिया को उड़ा देगा। आइंस्टाइन को सिचुएशन वाकई में सीरियस लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्हें वैसे भी मिलिट्री पावर और नाजी पावर से नफरत थी। वो हैरान थे कि अमेरिका में लोग किस तरीके से खुलेआम अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी डर के। आइंस्टाइन अलेक्जेंडर सचस को जानते थे जो कि एक इकोनॉमिक्स थे और प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के पर्सनल दोस्त भी थे। तो आइंस्टाइन ने उन्हें लेटर्स लिखे जिससे कि रूजवेल्ट को भी इस बात की सीरियसनेस का अंदाजा हो गया। बाद में ज़िलार्ड और बाकी फिजिसिस्ट को बोला गया कि वो एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करे। 6 अगस्त 1945 के दिन आइंस्टाइन सरनक लेक में दोपहर की नींद ले रहे थे। ये कॉटेज उन्होंने समर के लिए रेंट पर ली थी। जब वो चाय पीने उठे तो उनकी पर्सनल असिस्टेंट हेलेन ड्यूक्स ने उन्हें हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाने की खबर दी। आइंस्टाइन के मुंह से सिर्फ इतना निकला, ओह माय गॉड। 3 दिन बाद एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब अटैक नागासाकी पर हुआ। फिर किसी तरह ज़िलार्ड और बाकी हंगेरियन फिजिसिस्ट को बोला गया कि वो लोग हिटलर की नाजी पावर के डिफेंस में एटॉमिक बॉम्ब बनाए। मार्च 1945 में ज़िलार्ड ने दोबारा आइंस्टाइन के पास आकर के अपना कंसर्न शेयर किया। इस बार जर्मनी बाकी देशों की आर्मी से हार रही थी। ज़िलार्ड को यकीन था कि नाजिस अब दोबारा एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना पाएंगे। तो फिर अमेरिकन मिलिट्री क्यों मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्टेड थी। 1945 में ज़िलार्ड और बाकी के साइंटिस्ट ने न्यू प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना करने के लिए वार्निंग दी। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट कवर में आइंस्टाइन को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब डिक्लेयर कर दिया था। पहले उसने गवर्नमेंट रिसर्च की और फिर इक्वेशन E=mc² क्रिएट किया जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया गया था। आइंस्टाइन की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। जो लाखों लोगों के लिए हीरो था वो एक पल में ही विलेन बन गया था। इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि इस सारी तबाही की जिम्मेदारी एक जर्मन फिजिसिस्ट के सर डाल दी जाए। लेकिन वही आइंस्टाइन थे जो इन सबसे बेखबर अपनी गर्मी की छुट्टी और चाय के मजे ले रहे